हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय क्लासरूम। आज हम लोग ट्रीटीज़ में जो हमारे टॉपिक रहे थे उनको आज ट्रीटीज़ का लेसन हम फिनिश करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे एक तो इनवैलिडिटी ऑफ ट्रीटीज़ और एक टर्मिनेशन देखेंगे उसका, किस तरीके से वो टर्मिनेट हो जाती है। इनवैलिडिटी अविधि मान्यता, एक ट्रीटी हो जाने के बाद किस तरीके से वो अविधि मान्य या इनवैलिड हो जाती है, तो वो हम आज देखेंगे। तो सुनिए, पक्षकारों द्वारा की गई संधियां बाद में हो जाने के बाद कई बार कुछ आधार ऐसे होते हैं जिन पर वो अविधि मान्य हो जाती हैं। A treaty concluded by the parties may on various grounds subsequently be invalidated. बाद में वो subsequently invalid हो जाती हैं। तो जिन आधारों पर, जिन ग्राउंड्स पर वो होती हैं, उन्हें आर्टिकल 46 to 53, अनुच्छेद 46 से लेकर 53 तक, 53 तक, 46 से 53 तक जो वियना अभिसमय है उसके आर्टिकल 46 to 53 में बताए गए हैं वो आधार या वो ग्राउंड्स जिनसे जो आपकी ट्रीटी है वो इनवैलिड हो जाती है या अविधि मान्य हो जाती है। तो पहला जो इसमें बताया गया है वो है लैक ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। लैक ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रतिनिधि भेजा था ट्रीटी करने के लिए, वो जो सुनिए, प्रतिनिधि का समुचित अगर उसको प्राधिकार नहीं दिया गया है तो वो बाद में ट्रीटी इनवैलिड हो जाती है, अविधि मान्य हो जाती है। ये जो ग्राउंड है उन्हीं विधियों पर, उन्हीं ट्रीटीज पर लागू होता है, उन्हीं संधियों पर लागू होता है जो ट्रीटीज प्रतिनिधि के हस्ताक्षर द्वारा ही पूर्ण हो जाती हैं। प्रतिनिधि पहले हस्ताक्षर करता है और उसको बाद में स्टेट जो है उसे रेटिफाई करता है या अनुसमर्थित करता है। तो ये उन विधियों, उन ट्रीटीज पर लागू नहीं होगी, ये वाला ग्राउंड उन अभी समय पर लागू नहीं होगा, उन संधियों पर लागू नहीं होगा जो कि रेटिफिकेशन से पूर्ण होती हैं, जो किसी स्टेट के अनुसमर्थन द्वारा पूर्ण होती हैं। ये उन पर लागू होगा जो केवल प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से ही पूर्ण हो जाती हैं। तो सुनिए, ये उन पर ही लागू होता है जो ट्रीटीज प्रतिनिधि के केवल हस्ताक्षर से ही पूर्ण हो जाती हैं। उनमें यदि प्रतिनिधि को अथॉरिटी जो दी गई है, विशेष प्राधिकार जो दिया गया था जिसके अधीन उसको वहां हस्ताक्षर करने थे, अगर उसने उसका पालन नहीं किया तो ट्रीटी अमान्य हो जाएगी। जो ट्रीटीज राज्य के अनुसमर्थन से पूर्ण होती हैं उन्हें जो स्टेट है या राज्य है अनुसमर्थन के समय या तो स्वीकार कर सकता है या उसे अस्वीकार कर सकता है। सेकंड है इसमें एरर, जिसको आप मिस्टेक या गलती या एरर कहते हैं। तो एरर वियना अभिसमय के अनुच्छेद 48 में, वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 48 में इसके बारे में बताया गया है, यदि कोई एरर हुई है जो तथ्य की है, फैक्चुअल, फैक्ट की अगर कोई मिस्टेक हुई है, फैक्ट की जो एरर हुई है, तो यदि तथ्य की कोई गलती रह गई है, कैसे तथ्य की गलती कैसे समझ सकते हैं आप, जैसे फैक्ट कुछ गलत हो गया है, जैसे अगर सीमा संबंधी संधि हो रही है, सीमा मतलब बॉर्डर्स के लिए, अगर कोई दो स्टेट्स के बॉर्डर कहाँ पे कितने हैं, इसके बारे में कोई संधि हो रही है, ट्रीटी हो रही है, तो वो संधि जो सीमा संबंधी संधि है वो अगर गलत मैप या गलत नक्शे के आधार पर कर ली जाती है तो ये तथ्य की भूल समझी जाती है, एक फैक्चुअल मिस्टेक या एरर मानी जाती है। इस आधार पर बाद में संधि को, ट्रीटी को इनवैलिड या अवैध मान्य किया जा सकता है। थर्ड है आपका इसमें फ्रॉड, फ्रॉड या कपट जिसको कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 49 ऑफ वियना कन्वेंशन कहता है कि कपट के आधार पर या फ्रॉड के आधार पर भी इसे ट्रीटी को इनवैलिड किया जा सकता है। यदि एक स्टेट ने फ्रॉड करके दूसरे स्टेट को ट्रीटी करने के लिए प्रवोक किया है, प्रवोक करना, उत्प्रेरित किया है या गलत तरीके से उसको उत्प्रेरित किया है करने के लिए, तैयार किया है करने के लिए ट्रीटी, तो उसे अविधि मान्य किया जा सकता है कपट के आधार पर, आर्टिकल 49। अब से नेक्स्ट है आपका कॉशन। कॉशन का मतलब होता है एक तरीके से जबरदस्ती करना, या फिर एक पीड़ित करके, किसी को पीड़ित करके या भय दिखाकर या जबरदस्ती किसी से हामी भरवा लेना। कॉशन में आएगा कॉशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि का प्रपीड़न, जैसे प्रपीड़न कहा जाता है, प्रतिनिधि जो भेजा गया उसको प्रपीड़ित करके। आर्टिकल 51 ऑफ वियना कन्वेंशन, यदि किसी राज्य के प्रतिनिधि को उसकी कंसेंट प्राप्त करने के लिए भय दिखाया गया है तो वह संधि इनवैलिड की जा सकती है, संधि वो इनवैलिड हो जाएगी। उसके बाद है कॉशन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है कॉशन ऑफ स्टेट,
राज्य का प्रपीड़न, जिस राज्य के साथ की जा रही है संधि उसका प्रपीड़न या उसे गलत तरीके से भय दिखाकर उसकी हामी भरवाई गई है। तो सुनिए, आर्टिकल 52 में कहा गया है कि वह ट्रीटी इनवैलिड होगी जो यूएनओ के चार्टर में बताए गए इंटरनेशनल लॉ के रूल्स का उल्लंघन करके बल या भय द्वारा प्राप्त की गई है। उसको किसी तरीके से टॉर्चर करके स्टेट को भय या बल दिखाकर उससे प्राप्त की गई है, उसे समाप्त किया जा सकता है क्योंकि वो इनवैलिड मानी जाती है। इसके बाद आपका है टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज, जिसको आप कहेंगे संधियों की समाप्ति। किस तरीके से समाप्त की जाती हैं संधियां? तो सुनिए, बायलेटरल जो ट्रीटीज हैं, जो द्विपक्षीय संधियां होती हैं, वो कब समाप्त हो जाती हैं? वो समाप्त हो जाती हैं जब एक पक्षकार उससे अलग हो जाता है। जब दो ही उसमें पार्टीज हैं, तो जब एक पार्टी ने अपने आप को उस ट्रीटी से अलग कर लिया है तो वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जो मल्टीलेटरल ट्रीटीज होती हैं, जो बहुपक्षीय संधियां होती हैं, उनमें से यदि एक पक्षकार अलग हो जाता है तो उस संधि से केवल वो संधि, वो ट्रीटी सिर्फ उस पक्षकार के लिए जो जिसने अपने आप को अलग किया है उसके लिए ही वो ट्रीटी समाप्त होती है। बाकी दूसरे स्टेट्स पर वो अपना उतना ही बाध्यकारी प्रभाव, दूसरे स्टेट्स उस संधि से उसी तरीके से बाउंड रहते हैं जैसे वो पहले थे। केवल एक स्टेट जिसने अपने आप को उससे अलग किया है वो ही उससे फ्री होता है। अन्य स्टेट्स के लिए वह चलती रहती है। वियना कन्वेंशन के पार्ट 4 में इसके बहुत सारे फॉर्म्स बताए गए हैं, बहुत सारे ढंग बताए गए हैं, तरीके बताए गए हैं। वियना अभिसमय के पार्ट भाग 4 में वो तरीके बताए गए हैं जिनसे कि टर्मिनेट या समाप्त हो जाती है कोई संधि। तो फर्स्ट है इसमें बाय कंसेंट। कंसेंट मतलब सहमति, सम्मति। तो ये कह रहे हैं कि बाय कंसेंट ऑफ पार्टीज, पक्षकारों की सम्मति अगर होती है, खुद की सहमति अगर होती है तो वो उसे समाप्त कर देते हैं और वो ट्रीटी समाप्त हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, प्रत्याख्यान से या डिनंसिएशन। सेकेंड इज डिनंसिएशन। डिनंसिएशन होता है प्रत्याख्यान करना, प्रत्याख्यान कर लेना। एक तरीके से आप उसको विड्रॉ कह सकते हैं कि उसको हटा, समाप्त कर देना, विड्रॉ कर लेना उसे। तो प्रत्याख्यान से या डिनंसिएशन से, सुनिए, किसी निश्चित समय या घटना तक के लिए अगर कोई ट्रीटी की जाती है, अगर दो स्टेट्स ने, कितनी भी पार्टीज ने अगर एक ट्रीटी किसी निश्चित घटना तक के लिए या किसी एक निश्चित समय तक के लिए, कि इतने टाइम तक के लिए हम कर रहे हैं और इतना टाइम आते ही या ये घटना घटते ही ये जो ट्रीटी है ये समाप्त हो जाएगी, तो वो उस टाइम पे वो समाप्त हो जाएगी। किसी निश्चित घटना या समय तक के लिए जो ट्रीटी की जाती है वह उस समय या उस घटना के घटित होते ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता कि वो समय या घटना के लिए खत्म हो जाती है, तो प्रत्याख्यान द्वारा समाप्त हो जाती है, तो उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। तो उसे खुद प्रत्याख्यान करके मतलब उसे विड्रॉ खुद कर लिया जाता है। यदि संधि में प्रत्याख्यान का प्रावधान है तो वह उसके अकॉर्डिंग होगी, और अगर नहीं है, विड्रॉ करने का उसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो कन्वेंशन के आर्टिकल, इस अभिसमय के, वियना अभिसमय के आर्टिकल 56 के अनुसार उसका प्रत्याख्यान या डिनंसिएशन किया जाएगा। अब आ जाइए नंबर 3 जो है आपका बाय कंक्लूडिंग अनदर ट्रीटी, दूसरी संधि द्वारा, मैंने ये लिखा नहीं, हाँ, बाय कंक्लूडिंग अनदर ट्रीटी। जब, सुनिए, अगर उसी सब्जेक्ट पर, जिस सब्जेक्ट पर पहले ट्रीटी हुई है, अगर उसी सब्जेक्ट पर दूसरी बार ट्रीटी हो जाती है, दूसरी नई संधि कर ली जाती है, तो पहली स्वतः ही समाप्त हो जाती है, ऑटोमेटिकली वो टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद है आपका 4th बाय मटीरियल ब्रीच। मटीरियल ब्रीच, मटीरियल ब्रीच का मतलब है तात्विक भंग। तात्विक भंग मतलब वो तत्व ही खत्म हो गया, वो मटेरियल ही खत्म हो जाएगा। अगर जिसके ऊपर वो ट्रीटी की गई थी वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो सुनिए, आर्टिकल 60(1) ये कह रहे हैं कि वियना अभिसमय के आर्टिकल 60(1) में बताया गया है कि संधि का उद्देश्य या प्रयोजन की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रावधान का उल्लंघन, अगर वो मटेरियल ब्रीच हो गया, उसमें तात्विक भंग हो गया, तो वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है आपका इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, आर्टिकल 61 ऑफ वियना अभिसमय। वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 61 में बताया गया है कि इम्पॉसिबल, अगर परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए, परफॉर्म करना मतलब उस ट्रीटी का पालन करना, उस ट्रीटी
का पालन करना अगर असंभव हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि संधियां जो की गई हैं तो उसमें कुछ कृत किया जाना है, कार्य किया जाना है, अगर वो कार्य करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, किया ही नहीं जा सकता, तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। कैसे आप समझेंगे? जैसे एक कोई कुछ जैसे आइलैंड है, कोई किसी आइलैंड के लिए ट्रीटी की गई है। आइलैंड मतलब किसी द्वीप के लिए अगर कोई ट्रीटी हुई है, तो अगर वो द्वीप पानी में समा गया, समाप्ति हो गया, तो उससे हम पॉसिबल ही नहीं रहा उसको, उस ट्रीटी को परफॉर्म करना, आगे बढ़ाना, तो वो द्वीप के खत्म होते ही वो ट्रीटी भी खत्म हो जाएगी, तो द्वीप का लुप्त हो जाना। लेकिन पालन की इसमें ये कह रहे हैं कि जो इम्पॉसिबिलिटी है वो परमानेंट होनी चाहिए। मतलब अगर इम्पॉसिबिलिटी परमानेंट नहीं है तो वो ट्रीटी खत्म नहीं होगी। परमानेंट मतलब टेम्परेरी नहीं होनी चाहिए। टेम्परेरी जैसे अगर किसी स्टेट में कभी इमरजेंसी लग जाती है तो उस स्टेट से रिलेटेड कोई ट्रीटी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो इमरजेंसी होती है वो परमानेंट नहीं होती। द्वीप का या आइलैंड का लुप्त हो जाना, समाप्त हो जाना, पानी में समा जाना तो परमानेंट हो गया, तो वो ट्रीटी खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। लेकिन अगर कोई स्टेट में अगर इमरजेंसी या आपातकाल लगा है तो वो तो कभी परमानेंट नहीं होता, तो वो ट्रीटी चलती रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। मतलब असंभव्यता या इम्पॉसिबिलिटी जो हुई है उसका आधार परमानेंट होना चाहिए, तभी वो आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग समाप्त होगी। इसके बाद आ जाइए, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी, इसमें है आर्टिकल 54A, जैसे नियत समय या नियत घटना के लिए की गई थी कोई ट्रीटी, तो वो नियत समय या घटना घटने पर समाप्त हो जाएगी, जो इसमें पहले भी बताया गया था। इसके बाद इसमें एक दो चीजें और हैं जो आप बताएंगे। आर्टिकल 53 में एक जस कोजेंस है, एक वर्ड आपका कई बार शॉर्ट नोट में आ जाता है, जस कोजेंस। आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 ऑफ वियना अभिसमय, वियना कन्वेंशन में ये कहा गया है कि सुनिए, आर्टिकल 53 ऑफ वियना कन्वेंशन स्टेट्स, कहता है दैट अ ट्रीटी शैल बी इनवैलिड इफ इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अगर कोई ट्रीटी इंटरनेशनल लॉ के जनरल प्रिंसिपल्स या जो जनरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं, अगर इंटरनेशनल लॉ के कोई आम या जनरल प्रिंसिपल से ऑपोजिट है, उलट है, तो वो समाप्त हो जाएगी। सुनिए, ये कहता है आर्टिकल 53 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में अगर कोई नया रूल बन गया है और कोई ट्रीटी उसके अगेंस्ट में, उससे उलट है या उसके अगेंस्ट में है, तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इमर्ज ऑफ जस कोजेंस। जस कोजेंस इसे कहा जाता है। एक और इसमें छोटा सा बताऊंगी आपको, रिबस सेक्सटेंटिबस, एक वर्ड और आएगा, रिबस, REBUS, रिबस सेक्सटेंटिबस भी इसमें एक आपका है लैटिन भाषा का शब्द। दिस मैक्सिम, एक मैक्सिम है ये, दिस मैक्सिम असर्ट्स दैट अ ट्रीटी मे बी टर्मिनेटेड इफ देयर अकर्स अ फंडामेंटल चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच इट वाज कंक्लूडेड। जिस समय पर ये बनाई गई थी ट्रीटी, की गई थी ट्रीटी, उन परिस्थितियों में अगर मौलिक चेंज आ गया है तो भी वो ट्रीटी समाप्त हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड रिबस सेक्सटेंटिबस। तो ये आपका था कि किस तरीके से टर्मिनेट हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी कोई ट्रीटी। अब आपका एक छोटा सा टॉपिक ये है कि जो प्रोसीजर है टर्मिनेटिंग ऑफ आपका ट्रीटी का, कोई भी ट्रीटी जब समाप्त होगी तो उसका प्रोसीजर या उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी वो भी आपको जल्दी से बताती हूँ। ये है आपका आर्टिकल 65 टू 68, आर्टिकल 65 टू 68 प्रोसीजर है, जिसमें प्रक्रिया है, जिसमें आपका जो ट्रीटी समाप्त कैसे होगी। तो उसमें नंबर 1 जो प्रक्रिया है वो है आपकी, जो स्टेट इसे समाप्त करना चाहता है वह रिटन नोटिस दूसरे स्टेट्स को देगा। नंबर 1, जो स्टेट एक अपनी खत्म करना चाहता है ट्रीटी में अपने पार्टनरशिप या अपना रोल, तो वो दूसरे स्टेट को नोटिस देगा, नंबर 1। दूसरा इसमें
पॉइंट है, स्टेट के हेड के उसमें साइन होने चाहिए, जो वो नोटिस देगा उसमें स्टेट के हेड के साइन होने जरूरी हैं। नंबर 2। नंबर 3, अगर किसी को अगर उससे ऑब्जेक्शन है, कोई उसमें परेशानी है किसी को उससे, तो वो विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर इसे उसको बताना पड़ेगा कि मुझे इससे ये ऑब्जेक्शन है। और नंबर 4 आप बताएंगे, इफ द अदर पार्टी रेज्ड एनी ऑब्जेक्शन, अगर कोई इसमें दूसरी पार्टी कोई परेशानी है, उसको कोई ऑब्जेक्शन या कोई अपना ऑब्जेक्शन उठाती है, तो उसे यूएनओ चार्टर के आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व किया जाएगा। आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्शन को सॉल्व किया जाएगा। नंबर 4। नंबर 5 इसमें आप बताएंगे लास्टली, बट इफ नो सॉल्यूशन हैज बीन रीच्ड, अगर उससे भी कोई उसका हल नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, अगर 12 महीने तक अगर फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, तो इट मे सबमिट टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तब वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सबमिट कर दी जाएगी, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को वो सबमिट कर दी जाएगी, उसमें दे दी जाएगी। तो ये आपका पूरा ट्रीटीज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।